हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो गुरु शिखर मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कल से आगे। उससे पहले यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लेवें। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट करें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। हाँ, तो हम कल पे बात करते हैं। जो कल हमने किया था यहाँ तक छोड़ा था और उसमें बोलना था गया था भाई इससे आगे जो इंटीग्रेशन है आप कर लेना, आंसर आ जाएगा दीदी। तो यदि मेरे पास कोई व्हाट्सएप है उसका कोई मैसेज नहीं आया तो यदि देखते हैं कि मुझे लगता है कि इससे हुआ नहीं होगा तो करते हैं आगे। तो फॉर एम अपॉन पाई क्या है कि सब अभी जेएनयू का जो प्रमोशन वाला चल रहा है उस ट्रेड में लगे हुए हैं, तो शायद तो भूल गए होंगे करना 0 से a। हाँ, अब हमें समाकलन करने पहले आर के सापेक्ष हम कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर बाई आर के सापेक्ष आर स्क्वायर बाई 2 आर फॉर अपॉन ए स्क्वायर है ये, और ये फॉर तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2r³ अपॉन 3a स्क्वायर ए कोस थीटा डी थीटा। अब ये जो इसकी लिमिट दी हुई है 0 से a। अब बात करते हैं इससे आगे। फॉर एम अपॉन पाई, अब इसमें लिमिट रखेंगे, पुट करेंगे तो 0 से π/2, तो ये हो रहा है लिमिट पुट करते ही आ जाएगा a²/2, हाँ, प्लस a फॉर अपॉन फॉर a² कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2a³ और 3a कोस थीटा और ये पे हो गया और डी थीटा। तो इसको फॉर एम अपॉन पाई, अब इंटीग्रेशन 0 से पाई इसीलिए हो गया 0 से π/2 हो गया। ये फिर 0 से π/2 कैसे हुआ वो भी आपको मालूम है, पिछले वीडियो में दिखाया गया है। ये मैंने पिछले वीडियो का कुछ बचा हुआ पार्ट है जो मैंने अगले आपके लिए टास्क में रखा था, वो आपने नहीं किया है, व्हाट्सएप पे नहीं आया, मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे a²/2 प्लस a²/4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a²/3 कोस थीटा और डी थीटा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे a² तो बाहर आ गया, तो फॉर एम पाई a² तो ये हो गया 0 से π/2 1/2 और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा/4 और माइनस 2 कोस थीटा अपॉन 3 डी थीटा। यहाँ तक ये हो गया। तो अब इसके आगे बात करें तो एम आई क्या आएगा, फॉर एम a²/पाई, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आएगा थीटा। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, थीटा की लिमिट होगी 0 से π/2। और यहाँ पे देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 कोस स्क्वायर थीटा/4 और माइन ये डी थीटा हो गया माइनस का 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 कोस थीटा डी थीटा/3, ये हो गया। तो एम आई ये आएगा, देख लो यहाँ पे इसका फॉर एम a²/पाई, और यहाँ पे इसकी लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा π/4 और यहाँ पे आ जाएगा, इसमें गामा बीटा फंक्शन रखेंगे तो 1/4, तो ये आ गया 3 2 + 1 और ये आ गया 1/2 और ये 2 2 + 2 0 + 2। ये मैंने कैसे कर रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में ये गामा बीटा वाला फंक्शन लगाया भी था, तो आप देख सकते हो 2/3। और यहाँ पे कोस का इंटीग्रेशन होगा तो ये आ जाएगा, कोस का आ जाएगा साइन थीटा और 0 से π/2, तो इसका मतलब कि साइन में π/2 तो ये होगा 1।
तो ये आ जाएगा एम आई इक्वल टू फॉर एम ए स्क्वायर अपॉन पाई, यहाँ अंदर बचा हुआ है पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे देखो ए 3/2 और 1/2 2 और ये आ रहा है 4/2, तो इसका मतलब 2 हो गया, तो इसका मतलब ये भी आराम से -2/3, क्योंकि मैंने ये लिमिट रखी तो कोस में π/2 साइन में π/2 तो 1 होता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे देखेंगे तो इसका मतलब फॉर एम ए स्क्वायर अपॉन पाई, यहाँ पे π/4, यहाँ पे अंदर बात करते हैं तो ये आता है प्लस 1/4, तो ये हो गया 1/2 और माई 1/, ये आ गया। ये भी मैं ये सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो में ये सब कुछ समझाया है, यदि आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, यदि आपको याद है, बढ़िया बात है। अब बात करते हैं आगे, फॉर एम ए स्क्वायर पाई। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, देख लो कि यहाँ पे ये पाई अपॉन 4 प्लस ये रूट पाई और ये रूट पाई हो गया, और ये 4 और ये 4 इंटू 4 या फिर 16 लिख दो ना डायरेक्ट, और 2/3। इसका मतलब कि आप इसका एलसीएम ले लोगे तो 4m² बाई पाई, और ये हो गया अंदर पाई तो अंदर रह गया और ये आ गया। इसका मतलब कि 4 का डिवाइड इसमें देंगे तो एलसीएम लेंगे तो 16 आया, तो 4 + 1 और -2/3, तो इसका मतलब 4m² ये हो गया 5π/16 -2/3। अब बात करते हैं, इसका मतलब अंदर ले गए तो 5π, अब ये m तो m², m ये तो बाहर रख लेते हैं, अंदर पाई 4/पाई इंटू 5π/16, तो इसका मतलब कि ये 4 टाइम गया, ये पाई से पाई गया, और अंदर वहाँ पे भी गया 4π इंटू 2/3, इसका मतलब कि ये आ गया ma² और 5/4 -8/3π, that is answer of this question एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एंड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है ये आपको समझ में आया होगा। ये कह रहा है कि एक डिस्क है जिसको हमें उसके एक स्पर्श रेखा जा रही है, इससे मतलब कि टेंजेंट जा रही है, उसके थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फाइंड करना था, तो हमने फाइंड किया है। इसका आ रहा है mi = ma² 5/4 8/3π, दैट इज आंसर। ये बात थी कल की। अब आज आगे बात करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है। मानते हैं कि थोड़ा धीरे हो रहा है कोर्स, बट जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे, ताकि जो एक बार पढ़ ले वो भूले ना। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और आने लायक है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 तो आया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 के आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पार्ट नंबर 7 आ चुका है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ, जो ये कह रहा है एम द्रव्यमान तथा 2a लंबाई की कोर, यहाँ पे कोर है ये, ठीक है। कोर के घन का उसके केंद्र से इसकी एक कोर के समांतर अक्ष के परि जड़त्व गुण हमें याद करना है। अब कुछ भी समझ में नहीं है, देखते हैं। ये कह रहा है एक घन है जिसकी एक साइड मालूम पड़ जाए। देखो, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। यदि घन मीन्स क्यूब सभी भुजाओं में बराबर होता है, इसका मतलब एक साइड दे रखी है, उसकी एक कोर की लंबाई दे रखी है 2, इतनी सी बात समझ में आ गई। और उसका जो मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, m दे रखा है, ये भी बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है इस क्यूब के सेंटर में एक बिंदु है, उससे जो लाइनें जा रही है उसके समांतर हमें, केंद्र से इसकी एक कोर के समांतर कोई भी एक कोर लो, चाहे आप
एक्स एक्सिस पे लो, वाई एक्सिस पे लो, जेड एक्सिस पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कोर के समांतर अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, दूसरा कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो ये वापस समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे कि एक गन दिया है, इस बार ये थोड़ा नया ही केस दिख रहा है, गन मीन्स क्यूब, बट बहुत ही बढ़िया है। ये दिया हुआ है गन। अब उस इसके एक कोर की मीन्स सभी कोरें बराबर ही होती है, तो ये दिया हुआ है और इसका द्रव्यमान दिया हुआ है। अब ये कह रहा है इसके मध्य बिंदु से, तो इमेजिन करें ये 3D फॉर्म में सोचे, ना कि 2D में। 3D फॉर्म में सोचेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु है, ठीक है। ये मध्य बिंदु है, यदि इसको थोड़ा सा बीचों बीच रखा तो ये मध्य बिंदु होगा, ठीक है। ये वाले निचली फलक है, वो वाले उपली, और ये पूरा पूरा डब्बा ऐसे पड़ा देख रहा। तो इसका मतलब कि ये जो है, ये जो लाइन जा रही है वो इसके पैरेलल हो गई। नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ओके। और एक बात हो गई इसके समांतर लाइन जाने वाली की, तो ये बात हो गई इसके समांतर, ये बीचों बीच पॉइंट है। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं ये ए है और इधर भी ए है, ठीक है। ये वाली इस फलक के यहाँ तक की दूरी ए भी ए है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ए है, ये दिए। तो इसका मतलब कि इसे भी ऐसे भी समझ लिया। अब बात आती है, ये हो गया, ये हो गया, और ये जेड एक्सिस इसके समांतर है बेचारी के, ये हो गया जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब आपको मर्जी हो, जिस ये मध्य बिंदु लिया है, इस तीनों लाइनों में से आपकी मर्जी हो उस लाइन के समांतर। अब मान लो मैं लेना चाहता हूँ इस लाइन के, तो इस लाइन के मध्य बिंदु से ही तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ना कि कोर पकड़नी है। मध्य बिंदु से, तो इसका मतलब इस एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये बीचों बीच वाली जाए, इसको मैं पकड़ लूंगा और इस घन को मैं घुमाऊंगा, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप चाहते हो तो वाई एक्सिस पे भी निकाल सकते हो और जेड एक्सिस पे भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे सेम ही आएगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई ये बात हो गई, आपको इतना सब मालूम पड़ गया। अब भाई बात करते हैं हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो हमें चाहिए क्या क्या, एक तो छोटा सा एलिमेंट चाहिए बेचारा। तो छोटा सा एलिमेंट मान लिया भाई कि ये दिया हुआ क्या हमने लिया है, कौन दे रहा है, ठीक है। छोटा सा घन रूप ही मानते हैं, ताकि क्यूब रूप में है तो क्यूब में ही हमें फायदा मिले, ओके। हाँ, अब पहले आ जाती है बात, माना लिख देना चाहिए, माना ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारी ABCD लिख दो ना। माना ABCD EF GH गन, नासा गन है सर, आगे बात करो, ठीक है। हाँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्स, जेड एक्स, इस गन के मध्य बिंदु से कोरों के समांतर रेखाएं हैं, और हमें इनमें से किसी एक को पकड़ के इस गन को घुमाना है। चलो ठीक है, तो भाई पहले चाहिए प्रति इकाई आयतन पर। अब क्यों गन है तो इकाई आयतन पे काम चलाएंगे, प्रति इकाई आयतन पर, प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान। अब
द्रव्यमान पूरा का तो m दिया हुआ है। अब बाकी बात क्या करोगे, तो नीचे किसका दिया जाता है, उसकी भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्यूब, घन का क्यों वो होता है क्या, आयतन क्या होता है वो, भुजा क्यूब। तो इसका मतलब भुजा यहाँ पे कितनी दी हुई है, 2a, तो 2a का क्यूब, इसका मतलब m अपॉन 8a स्क्वायर। 8a क्यूब नहीं आ गया क्या, इतना सी बात है। अब इसके आगे बात करें तो अब छोटा सा एलिमेंट लिया है इस बेचारे को, अब इसकी मोटाई हमें मालूम थोड़ी ना है, तो डेल एक्स भी मान लेते हैं, क्यों तीनों अक्ष इसमें घुमा हुआ है, डेल वाई और डेल जेड, ये तीनों इसकी मोटाई हो गई। तीनों एक्सिस में घुमा हुआ, एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, वाई एक्सिस में भी जा रहा है, जेड एक्सिस में जा रहा है, मोटाई हमने फिक्स की नहीं, चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस कितने हो, अतः एक्स अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना है सा। ओके, तो ये वाली दूरी चाहिए जी, इससे लंबवत दूरी, ताकि हमें इसके थ्रू जो भी हमें लंबवत दूरी होगी उससे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। अब ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी निकालें। हाँ, तो अब ये इसका जो हमें चाहिए कि भाई ये है जो इसकी ये परपेंडिकुलर दूरी क्या हो, तो दूरी के लिए देखो इजीली समझो, ये है एक एलिमेंट है, जैसे कि ऐसे समझ लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है। तो हम यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, जेड से ऐसे चलेंगे तो एक्स एक्सिस की ओर चला, फिर ये जेड एक्सिस की ओर और ये वाई एक्सिस की ओर, तब मैं यहाँ पे पहुँचूंगा। जैसे कि देखो यहाँ से पहले ये एक्स, यदि आप चाहो तो एक्स से चलो, फिर ये, और ये जेड से भी यहाँ से दूरी हुई, इसका मतलब हमें तो चाहिए यहाँ से एक्स से डायरेक्ट उस एलिमेंट तक, क्यों एक्स के सापेक्ष हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि एक्स से हमें लंबवत दूरी जहाँ से भी होगी लंबवत दूरी हो जाएगी। इसका मतलब एक्स से ये दूरी जा रही है, ये जेड एक्सिस की एक्स, ये जेड और ये वाई, तभी इस एलिमेंट तक हम पहुंच पाएंगे। इसका मतलब कि हमें ये वाली दूरी डायरेक्टली चाहिए, तो ये वाला और ये वाला है जो जेड एक्सिस के साथ जा रहा है, और ये वाला है जो वाई एक्सिस के साथ जा रहा है। इसका मतलब कि जेड और वाई, और ये हो गया। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला ये हो गया वाई, और वो वहां से इधर आ रहा है, इसका मतलब कि ये हो गया जेड, ठीक है। और उधर से यदि आप इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो ये वाई है, और ये एक्स एक्सिस से इधर आ रहा है, और एक्स से ऐसे चाहिए, और ये एक्स एक्सिस जा रही है आगे, ठीक है, यहाँ से, और ये है जो जेड एक्सिस है, और ये है जो वाई एक्सिस है। इसका मतलब कि यहाँ से ये जो है, ये तो हो गया एक्स, ये हो गया, ये जेड एक्सिस है तो जेड के साथ जेड, और ये वाई के साथ ऊपर जा रहा है तो ये वाई। तो हमें तो चाहिए ये दूरी परपेंडिकुलर, क्यों यहाँ पे एलिमेंट है, तो परपेंडिकुलर दूरी ये चाहिए, तो वाई इसकी और यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर, तो ये लंब बनना है, यहाँ पे एक्स के जहाँ से ये बन रहा है वहाँ से तो ये लंब डाल रहे हैं, लंब होगा क्योंकि हमें परपेंडिकुलर लंबवत दूरी है, लंब ये हो गया। तो इसका मतलब कि ये हमें चाहिए, तो देखो ये और उससे तो ये लंबवत है, इसका मतलब कि इस रेखा के साथ ये 90 डिग्री कोण बना रही है, ये जो ये लाइन है इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। बट जो ये वाई एक्सिस है वो तो देखो समतल के साथ ऐसे, ये जेड है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इसका मतलब कि यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण तो समकोण त्रिभुज तो यहाँ से बना ना, ये तो कर्ण हो गया, कर्ण हुआ, तो इसका मतलब कि ये कर्ण है, इसे आप आधार कह सकते हो, और ये हो गया लंब। तो इसका मतलब हम पाइथागोरस प्रमेय करें तो कर्ण चाहिए हमें, कर्ण मान लो इसे आप कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू, कर्ण इसका बराबर आधा इसका
लंब स्क्वायर। तो इसका मतलब पी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, देखो आधार तो हो गया जेड स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लंब। तो इसका मतलब पी क्यू क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ये बात समझ में आई या नहीं? इसका मतलब कि हमें मास हम फाइंड कर लेंगे, ये प्रति इकाई द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान है वो ये हो गया, और ये जो लंबवत दूरी आ गई वो ये आ गई। इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देख लेना पॉज करके, लंबवत दूरी पी क्यू बराबर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड। बस इतनी सी बात हो गई। अब बात आती है आगे की भाई, अब हमें इस एलिमेंट का क्षेत्रफल हमें पड़ा है, तो अवयव का क्षेत्रफल वैसे आप आयतन भी ले लो, तो आयतन क्यों हमें प्रति इकाई आयतन है और ये घन का रूप में हमने लिया है, तो अवयव का आयतन क्या हो गया, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, और इसका द्रव्यमान एम क्या हो जाएगा, ये प्रति इकाई द्रव्यमान से हम गुणा कर देंगे, प्रति इकाई आयतन पे जो द्रव्यमान है उसे गुणा कर देंगे, तो एम अपॉन 8a²। यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब बात आती है कि वहाँ वाली, अब ये द्रव्यमान तो आ गया m बराबर m अपॉन 8a² डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। अब बात आती है भाई कि हमें एम आई निकालना है, ये द्रव्यमान आ गया, परपेंडिकुलर दूरी ये आ गई, अब द्रव्यमान ही तो निकालना है, चलो एम आई निकालते हैं, द्रव्यमान के साथ द्रव्यमान तो निकल चुका है, एम आई निकालते हैं। तो एम आई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो यहाँ से, देखो ये बीचों बीच में कहा था, तो बीचों बीच में तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हुई, तो इंटीग्रेशन सब में माइनस ए टू ए, क्योंकि ये बीच में है, वो वाई एक्सिस के लिए भी माइनस ए टू ए और जेड एक्सिस के भी लिए माइनस ए। ये बात समझ में आई है। फिर आता है इसका द्रव्यमान जिसे हम एम कहते हैं, और इनटू लंबवत दूरी तो आ रहा है रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखो डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, बस इतनी सी बात है। अब बात आती है भाई कि जो ये m है, m तो हमने क्या निकाला है, ये रहा, क्योंकि m इक्वल्स टू m अपॉन 8a² डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, जो कि हमने यहाँ पे रख दिया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो m का मान रख दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 से a या a से माइनस a से a और माइनस a से m का मान कैपिटल M अपॉन 8a² dx dy dz 8a³ क्योंकि हमारा जो आयतन आया था वो 8a³ था और इसका स्क्वायर था, तो और y² प्लस z²। इसका मतलब कि हम अब देखो समाकलन की प्रॉपर्टी से मान रखोगे तो यहाँ पे देखो इसका भी 2 आया और इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया, तो 8 तो यहाँ पे भी आ गया, m अपॉन 8a³ 0 से a 0 से a और 0 से a, ठीक है। यहाँ पे आ गया y² प्लस z² dx dy और dz। अब x के सापेक्ष समाकलन, आप चाहो तो x के सापेक्ष समाकलन कर लो, या फिर चाहते हैं कि भाई पहले x के सापेक्ष कर लें, आपकी मर्जी, किसी से भी करो। m अपॉन a³ थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, हमारे यहाँ पे क्या है कि आजकल आंधियाँ चल रही है ना, इसके लिए प्रॉब्लम्स चल रही है। 0 से a 0 से a पहले z के सापेक्ष करते हैं, तो y² z और z³/3
ए 0 डी एक्स डी वाई। तो m अपॉन ए क्यूब, और इसमें आप रखोगे तो 0 से a यहाँ पे तो आ जाएगा ए वाई स्क्वायर और ए क्यूब 3 डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब इसका आगे एम आई वापस देखेंगे तो आगे सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करके प्लीज़ मेरे को आंसर भेजें। थैंक यू।